वी हैव डन द सीट्स, कंप्लीट हो चुका है। आपको एक नोट करके लास्ट पॉइंट जो मुझे बताना है, दैट इज पेरिस्पर्मिक सीड। एनी आइडिया बच्चों, व्हाट इज पेरिस्पर्मिक सीड, क्या होते हैं? एनी आइडिया रिगार्डिंग दैट? एनी गैस? आशीष, अविनाश, समीक्षा, हर्षिता, झनक, रितिका, आराधना, बच्चों एनी आइडिया, एनी वन, व्हाट इज पेरिस्पर्मिक सीड? नो वन, किसी को आइडिया नहीं है? ओके, राइट डाउन, देखो इसमें मतलब एक सिंपल सा होता है, आपके जब किसी सीड के अंदर अगर न्यूक्लियस जो होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए तो दैट इज वैलेंट। लेकिन अगर कभी न्यूक्लियस थोड़ा बहुत बचा रहता है तो सच काइंड ऑफ सीड्स आर कॉल्ड पेरिस्पर्मिक सीड्स। राइट डाउन, लिखो इसमें, when nucleus remains in a seed after fertilization, when nucleus remain in a seed after fertilization, then it is called perispermic seed. It is called perispermic seed. ओके बेटा, ये क्वेश्चन नीट में आता है। दे आस्क कि आपका विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ पेरिस्पर्मिक सीड। सो ये एग्जांपल पूछा जाता है बहुत बार नीट में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क करेंगे। ये क्वेश्चन नीट में आता रहता है। इसका एग्जांपल है दैट इज ब्लैक पेपर बेटा। इसमें जो एग्जांपल है डेटा दैट इज ब्लैक पेपर, बॉटनिकल नेम इज नोन एज पेपर नाइग्रम। दिस इज, तो आपसे ये एग्जांपल पूछ लिया जाता है बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसको मार्क कर दो। पेरिस्पर्मिक सीड में आपसे रेगुलरली आता है ये वाला क्वेश्चन, और हमेशा जो एग्जांपल आएगा वो यही आता है, पेरिस्पर्मिक सीड। सो प्लीज मेक श्योर अगली बार कभी ऐसे क्वेश्चन नीट में अगर आप देखते हो या अपनी तैयारी करते हुए देखो, मेक श्योर आपको पता हो पेरिस्पर्मिक सीड क्या होता था। इज इट क्लियर नाउ अविनाश? यस सर। ठीक है ना, पेरिस्पर्मिक सीड। न्यूक्लियस क्या होता है, व्हाट इज न्यूक्लियस, एनी वन बच्चों? एनी वन बच्चों, प्लीज टेल मी। अविनाश, रितिका, आशीष, किसी बच्चे को भी कोई गैस है व्हाट इज न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों? ये सब मतलब वो फीमेल कॉर्न में ये रहता, तो उससे फिर कोई भी एक स्पोर मदर सेल होता, तो वो फिर आगे जाके बनाता, जो न्यूक्लियस उनका जो रहता होता है और ये बेटा, ये न्यूट्रिशन देता है। प्रोवाइड करता है, राइट, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। ये भी आपका न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड करता है, और ये फीमेल गैमेटोफाइट जो होता था उसमें प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अ फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज फीमेल जो एम्ब्रियोसाइक होता है। आप लोग देखोगे अगर 10th क्लास में जब आपने पढ़ा हो, खैर आई डोंट नो 10th में आपने देखा हो कि नहीं देखा हो, लेकिन 12th क्लास में आप जरूर देखोगे। 12th क्लास में आप ये चीज देखोगे दैट इज एनाट्रोपस ओवी। तो वहां आपको न्यूक्लियस भी जरूर नजर आएगा, यू विल सी द न्यूक्लियस ऑल एनाट्रोपस ओव्यूल। एंटीपोडल सेल्स न्यूक्लियस, दिस इज, सी दैट, इस डायग्राम को देखोगे आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा।
सी दैट बेटा। आपको ये डायग्राम सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? डायग्राम बेटा सभी को विजुअल हो रहा है ना क्लियर अपनी स्क्रीन पर? यस सर। ठीक है बेटा, अब इसको देखो, यहाँ डायग्राम में मैं आपको न्यूक्लियस बता रहा हूँ। यहाँ आपको जो न्यूक्लियस दिखा रखे हैं, जिम्नोस्पर्म का भी दिखा रखा है और एंजियोस्पर्म का भी दिखा रखा है, दोनों में ही न्यूक्लियस है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आपने पहले भी पढ़ा होगा प्लांट किंगडम में। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो सबसे बड़ा फर्क आता था दैट इज बेटा उनकी ओवरी बॉल्स का आ जाता था। यहाँ देखो ओवरी है एंड ओवरी बॉल प्रेजेंट होती थी, जबकि यहाँ आप जिम्नोस्पर्म में देखोगे कहीं पर भी ओवरी बॉल नहीं है, दैट इज ये नेकेड होते थे, इनके सीड हमेशा नेकेड होते थे। लेकिन यहाँ ये ओवरी बॉल है जो आगे आपका क्या बनाएगी, दैट इज फ्रूट बॉल, दैट इज पेरिकार्प। ये फ्रूट बॉल बनाती थी एंड इसके अंदर क्या होता था बेटा, दैट इज दे हैव अ ओवरीज, तो इससे आगे चल के फ्रूट बनता था। तो ये मेजर डिफरेंस होता था, लेकिन न्यूक्लियस दोनों में है। आप ये अंदर का जो मटेरियल देख रहे हो दैट इज कंसिडर्ड एज अ न्यूक्लियस। ये इसका न्यूक्लियस होता था बेटा, जो आपके फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर होता है। एंड इसका काम क्या होगा बेटा, दैट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये भी आपके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, लाइक जैसे एंडोस्पर्म कर रहा था, कॉटिलिडन कर रहे थे, इट विल ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये भी आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, राइट? जैसे आपने मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना, जिम्नोस्पर्म के अंदर बेटा क्या कॉटिलिडन थे? अविनाश, रितिका, आशीष, समीक्षा, मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना बच्चों? जिम्नोस्पर्म को जो आपने पढ़ा होगा, वर्षा, हर्षिता बेटा, क्या जिम्नोस्पर्म के अंदर कॉटिलिडन्स देखे थे आपने? प्लीज टेल मी। नहीं थे ना अविनाश बेटा? ओके, आई थिंक सिर्फ एक ही बच्चा है, बाकी बच्चे सारे सो रहे हैं। सो आपने जब जिम्नोस्पर्म पढ़ा था वहां कहीं पर भी कॉटिलिडन नहीं थे। कॉटिलिडन वाज प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। आपने पढ़ा था एंजियोस्पर्म में दो क्लासेस थी, एक मोनोकॉट एक डाइकॉट। तो कॉटिलिडन आपके कहां प्रेजेंट है, सिर्फ एंजियोस्पर्म में थे, जिम्नोस्पर्म में नहीं थे। तो बेटा जिम्नोस्पर्म में जब कॉटिलिडन नहीं है ना, वहां पर एंडोस्पर्म बन रहा लाइक एंजियोस्पर्म, तो बेटा उनको न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? जो डेवलपिंग सीड है उसको कहीं से न्यूट्रिशन तो मिलना चाहिए कि नहीं? गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ओके, आपके जिम्नोस्पर्म में जो सीड्स थे बेटा, उनको कहीं से तो न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि ना तो वहां कॉटिलिडन है ना वहां एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो रही। सो दे गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम दिस न्यूक्लियस दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था। ओके, लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर एज यू नो, क्योंकि यहाँ पर हमारे एंडोस्पर्म भी आ गए, यहाँ कॉटिलिडन भी आ गए और यहाँ न्यूक्लियस तो था ही, तो इनको ज्यादा बेटर वे में न्यूट्रिशन मिल रहा है, 3 अलग अलग सोर्सों से न्यूट्रिशन मिल रहा है। लेकिन जिम्नोस्पर्म को जो न्यूट्रिशन मिल रहा था सीड्स को, दे आर गेटिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो नाउ यू गॉट इट, व्हाट इज न्यूक्लियस? क्या होता है ये न्यूक्लियस? इज इट क्लियर टू नाउ एवरीवन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस न्यूक्लियस? प्लीज टेल मी बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अविनाश? नो बेटा, नॉट ओनली यू। आप सिर्फ आप नहीं है, क्लास में बच्चे और भी हैं, राइट? देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, काफी सारे बच्चे हैं, एंड आप लोग यहाँ पे सिर्फ बैठने नहीं आए, आप लोग यहाँ पे समझने आए हैं बेटा। सो आप लोगों का रेस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मी, राइट? इज इट क्लियर नाउ सभी को व्हाट इज न्यूक्लियस? प्लीज थम्स अप इफ यू कैन। ओके बेटा, अगर आप लोग बात नहीं कर सकते, आप लोग बोल नहीं सकते, बाकी बच्चों से बोल रहा हूँ, सो बेटा यू कैन डू थम्स अप, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है। इज इट क्लियर नाउ? सो बेटा नाउ ये हो गया आपका, दैट इज कंप्लीट पेरिस्पर्म सीड्स जो आपको मैंने बताए थे। अब आ जाते हैं कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आपका फैमिलीज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैमिलीज। ठीक है बेटा, फैमिलीज, राइट डाउन द फर्स्ट वन। सबसे पहली चीज देखते हैं हम उसमें, आपके जो फ्लोरल फॉर्मूला आप जो बनाते हैं उसमें जो सिंबल्स यूज होते हैं वो चीजें सबसे पहले समझनी जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको फैमिलीज में फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको पूरी फैमिली आप कितना ही पढ़ो नहीं समझ में आएंगी। दैट इज वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड द डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला। अगर एक बार वो समझ में आ गई कहानी, आप पूरी फैमिली को बहुत आराम से बता सकते हो। देन उसके लिए फिर आपको बार बार
पूरी फैमिलीज के टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम देखते ही बता सकते हो कि भाई इस फैमिली में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो दैट इज, और फ्लोरल फॉर्मूला जो होना चाहिए बेटा, फ्लोरल डायग्राम जो है ये 100% बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर इसमें कहीं पे भी छोटी सी भी गलती करोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे उसमें। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि परफेक्ट हो बिल्कुल। सो राइट डाउन, इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पहला टॉपिक इसमें, दैट इज डिस्क्रिप्शन, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस। इसमें लिखो बेटा सबसे पहले, the plants is described, the plants are described beginning with its habitat, yani habit, vegetative characters, vegetative characters, and then floral characters, floral characters। ओके बेटा, सिंपल सी एक बात बताएगी कि जब भी आप किसी प्लांट का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो सबसे पहले आप उसका क्या बताते हैं, उसके हैबिट, उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बताते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का मतलब दैट इज उसके प्लांट्स में लीव्स कैसी हैं, उसके स्टेम्स किस तरह के हैं, ठीक है, उसका लीव्स का ओरिएंटेशन कैसा है, उसके अंदर अगर फ्लावर हैं तो वो कैसे आ रहे हैं। तो ये फ्लावर के बारे में जैसे आप डिस्कशन स्टार्ट करते हो तो वो फिर आपका आ जाता है दैट इज फ्लोरल कैरेक्टर्स। यानी किसी भी प्लांट के बारे में अगर आप बताओगे तो सबसे पहले उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बताओगे, उसके रूट स्टेम लीव्स के बारे में बताओगे, एंड देन उसके बाद आप उसका फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में कोई बेटा फ्लोरल डायग्राम नहीं होता। फ्लोरल का कैरेक्टर यानी फ्लोरल डायग्राम की बात करें, फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के इन्फ्लोरेसेंस का है, प्लांट्स के जो फ्लावर है केवल उसके बारे में बताएगा, वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में नहीं बताएगा। राइट, आप अगर किसी फ्लोरल डायग्राम की बात करोगे तो वो केवल उसके फ्लावर के जो कैरेक्टर्स हैं केवल वही बताए जाएंगे फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला के तहत। कहीं पर भी उसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का डिस्कशन नहीं होगा प्लांट्स में। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का डिस्कशन अलग से होता है प्लांट्स में, तो उसको आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। बट फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम की हेल्प से आप बाकी के जो फ्लावर कैरेक्टर्स हैं उसके वो आराम से देख सकते हैं और बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल फॉर्मूला आपको जब देखना होता है बेटा तो उसके लिए आपको सबसे पहले सिंबल्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। इफ यू अंडरस्टैंड द सिंबल्स ना देन यू कैन इजीली टेल कि हाँ भाई इसका फ्लोरल कैरेक्टर क्या है, फ्लोरल फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले मैं आपसे जो बात करूंगा फर्स्ट दैट इज इनके सिंबल्स की बात करूं। राइट डाउन हेडिंग सिंबल्स। चलिए सिंबल्स के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग ये देखते हैं कि भाई आपका ब्रैक्ट है कि ई ब्रैक्ट है, दैट इज राइट डाउन। फर्स्ट वन दैट इज बी आर। बी आर का मतलब होता है ब्रैक्टिएट फ्लावर। ओके बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्रैक्टिएट्स क्या होते हैं बेटा, एनी आइडिया व्हाट इज ब्रैक्ट्स? ब्रैक्ट्स क्या होते हैं? अविनाश, आशीष, बेटा आप दोनों को कोई आइडिया व्हाट इज ब्रैक्ट्स? सर कोई भी मतलब फ्लावर के बेस पे 2 लिप्स रहते हैं हम्म आइदर साइड पे। ओके बाकी बच्चों प्लीज टेल मी, आप में से बच्चों को पता है ब्रैक्ट्स? कितने बच्चों को नहीं पता? प्लीज रेज योर हैंड, व्हाट इज ब्रैक्ट्स सो आई कैन एक्सप्लेन दैट। हर्षिता, जनक, प्रियंका, ओके बेटा, ओके आशीष बेटा कोई इशू नहीं है, ओके बेटा, ओके चलो कोई इशू नहीं है। देखो ब्रैक्ट्स क्या होते हैं,
आपके ब्रैक्ट्स जो होते हैं ना बेटा, ये मॉडिफाइड लीव्स होती हैं, दीज आर द मॉडिफाइड लीव्स। कभी कभी आपके फ्लावर बहुत छोटे होते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होती है, लीव्स थोड़ा मॉडिफाइड हो जाती हैं, एंड देन उन प्लांट्स को, उन फ्लावर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बोगनविलिया, बोगनविलिया का बेस्ट एग्जांपल है, जिसके हेल्प से आप आराम से समझ सकते हैं कि आपका फ्लावर कौन सा है और आपका ब्रैक्ट कौन सा है, विद द हेल्प ऑफ दिस। जस्ट गिव मी वन मोमेंट, पिक्चर को अपलोड होने दो, देन वी विल शो यू। ये देखो, दीज आर द ब्रैक्ट्स जो आपको यहाँ दिखाए गए। दीज आर ब्रैक्ट्स, ये आपके फ्लावर हैं बोगनविलिया के, ये भी बोगनविलिया है। हो सकता है आपने काफी बच्चों ने देखे होंगे बोगनविलिया, यू ऑल हैव सीन द बोगनविलिया वेरी इजी। ये देखो बेटा, इस डायग्राम को समझ जाओगे आपको ब्रैक्ट समझ में आ जाएगा। आई जस्ट वांट कि आप जो सिंबल समझे ना, ये सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सभी को बोल रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिंबल्स फैमिलीज की जान है। अगर ये सिंबल समझ में नहीं आएंगे ना बेटा, तो फैमिली समझ में नहीं आएंगे आप। इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू नो, अगर आपको पहले से पता है तो दैट्स वेल एंड गुड। और नहीं पता ना बेटा, कोई भी चीज इसमें ना पता है, कोई भी चीज ना समझ में आए, तो प्लीज मुझे बोल देना, मेक श्योर आप मुझे वो चीज बता के चलें। क्योंकि अगर एक बार वो चीज नहीं समझी आपने, तो वो आपको लाइफ टाइम परेशान करेगी, आपको फिर वो लाइफ टाइम दिक्कत करेगी। चलो बेटा, अब आप इसको देखो, सभी को डायग्राम क्लियर हो रहा हो। ये दोनों आपके बोगनविलिया हैं, वो था बोगनविलिया। आई होप सो आपने ये प्लांट्स देखे होंगे, ऑर्नामेंटल प्लांट्स से बहुत जगह मिल जाते हैं अपने आसपास की लोकेलिटी में। देखे ये पौधे बेटा आपने कभी, ये फ्लावर देखे इस तरह के? यस सर। है ना जनक बेटा, बाकी बच्चों ने देखे कभी किसी ने, प्लीज? यस यस सर। सर। ठीक है बेटा, अब यस देखो, सर। चलो इसमें बेटा मेन फ्लावर की जब बात करते हैं ना बेटा, तो ये आपका मेन फ्लावर, दिस इज अ फ्लावर, दैट्स योर फ्लावर। ठीक है, सेम इसमें बात करें तो ये फ्लावर है, छोटे छोटे से फ्लावर जो होते हैं आपको व्हाइट कलर के नजर आते हैं, दैट इज द मेन फ्लावर। ओके, लेकिन आप खुद देखते हो कि ये फ्लावर बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे हैं कि बेटा अगर थोड़ी तेज हवा भी चलेगी ना, टूट जाएंगे। सो इन फ्लावर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए क्या होते हैं बेटा, इनके चारों तरफ मॉडिफाइड लीव्स होती हैं, दीज आर मॉडिफाइड लीव्स। और इन्हीं मॉडिफाइड लीव्स को आप क्या बोलते हो बेटा, दैट इज कॉल्ड ब्रैक्ट्स। इन्हीं को ब्रैक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ ये पिंक कलर की है, राइट? सो नाउ यू गॉट इट, व्हाट इज ब्रैक्ट्स। एक ये फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, एज वेल एज कलरफुल होते हैं। सो ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट भी करते हैं ज्यादा से ज्यादा अपने, ठीक है, दैट्स व्हाई। अगर ये ब्रैक्ट हटा दोगे तो आप यू कैन अंडरस्टैंड फ्लावर है ही नहीं, फिर बहुत छोटा सा फ्लावर होगा और उसको बहुत सारे थ्रेड्स होंगे। सो दैट्स व्हाई इसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपका ब्रैक्ट करता है। अब समझ में आ गई बात बच्चों सभी को, व्हाट इज ब्रैक्ट्स? यस सर। यस सर। चलो गुड, दिस इज योर ब्रैक्ट्स। तो आप ये चीज, अब जिन फ्लावर के अंदर आपके ये ब्रैक्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम ब्रैक्टिएट, और जिनमें नहीं होते उनको हम बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट। जैसे आपका किस में प्रेजेंट है, तो बोगनविलिया का बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रैक्टिएट फ्लावर, इसमें आपके होते हैं। चलो अब आ जाओ, नाउ कम टू द सेकंड टर्म। पहला हमने देख लिया ब्रैक्ट्स, दूसरा आता है आपका दैट इज ईबीआर। ईबीआर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ई ब्रैक्टिएट, यानी ब्रैक्ट्स नहीं है। ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अगर आपका ब्रैक्ट होता है ना बेटा किसी फैमिली के अंदर, तो उसमें शुरुआत में ही आपको बी आर लिखा हुआ मिल जाएगा। और बी आर जैसी फ्लोरल फॉर्मूला में देखोगे, आप देख के पहचान जाओगे कि ये ब्रैक्टिएट है, इसके फ्लावर में ब्रैक्ट्स है। लेकिन अगर नहीं है तो आपको ईबीआर लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली भी छोड़ दोगे ना तो समझ में आ जाएगा, इट कैन इजीली अंडरस्टैंड कि भाई इसमें ब्रैक्ट्स नहीं थे। यानी अगर ब्रैक्ट्स हैं तभी आपको बी आर लिखना है। बी आर का जस्ट अपोजिट आपका ब्रैक्टिएट होता है, ई ब्रैक्टिएट होता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ईबीआर आपको पता होना चाहिए, दैट इज फॉर इंफॉर्मेशन, ये आपकी नॉलेज के लिए। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको ईबीआर लिखना ही है। अब आ जाओ, कम टू नेक्स्ट, आपका अगला आता है दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक।
ये साइन जो होता है एक्टिनोमॉर्फिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक समझ में आता है बच्चों? एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री आपने पढ़ी थी इन्फ्लोरेसेंस के अंदर, उसमें आपको आगे कहीं ना कहीं मैम ने बताई होगी। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, ये कहीं ना कहीं पढ़े थे आपने? यस सर। पढ़े थे अविनाश? ओके। आशीष, झनक, आराधना, बच्चों प्लीज टेल मी व्हाट इज एक्टिनोमॉर्फिक, एनी आइडिया क्या होता है? प्रियंका, समीक्षा, हर्षिता, एनी आइडिया व्हाट इज एक्टिनोमॉर्फिक? सर इरेगुलर सिमेट्री। ओके, ठीक है। रेगुलर सिमेट्री मतलब आप किसी भी, अगर आप किसी फ्लावर को कैसे भी डिवाइड करो, किसी भी प्लेन में उसको कट करो, तो वो आप इक्वल पार्ट में देखोगे उसको कट होते हुए, यू विल सी कि वो आपका क्या होगा, रेगुलर सिमेट्री शो करेगा, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक। इसका मतलब ही ये साइन देखो इस तरह से बनाया गया है, इस साइन का मतलब ही यही है, लाइक कि आप उसको कैसे भी डिवाइड करोगे वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, इक्वल सिमेट्री शो करेगा, दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक। देन आ जाते हैं जाइगोमॉर्फिक। जस्ट मिनट, जाइगोमॉर्फिक को हम परसेंट की फॉर्म में शो करते हैं, लाइक ये आपका जाइगोमॉर्फिक, दिस इज जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का मतलब एक्टिनोमॉर्फिक का जस्ट अपोजिट, कि जब आपका इक्वल सिमेट्री में डिवाइड हो रहा है तो दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक है, लेकिन अगर इक्वल सिमेट्री में फ्लावर नहीं डिवाइड हो रहा, इरेगुलर प्लेन्स हैं, एक से प्लेन नहीं बन रहे हैं, तो देन दिस इज जाइगोमॉर्फिक। देन इसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है इसमें बच्चे आपका, दिस इज बाइसेक्सुअल। ये तो आप लोगों का बहुत कॉमन है, मेल और फीमेल दोनों ही हैं अगर फ्लावर के अंदर पार्ट्स, दैट इज बाइसेक्सुअल। ठीक है, ये क्या होंगे आपके बाइसेक्सुअल, दिस इज बाइसेक्सुअल। एंड आपके जो फैमिलीज दे रखी हैं सिलेबस में एनसीईआरटी में, दैट इज आपका फैबियसी, सोलेनेसी और लिलियसी, इसके अलावा शुरुआत में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ब्रेसिकेसी का भी दे रखा है। तो आपकी सारी फैमिलीज जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो कैसी हैं बच्चों, बाइसेक्सुअल ही है। एनसीईआरटी में आपकी जितनी भी फैमिलीज दी हैं, ऑल फैमिलीज में ही लिख दे रहा हूँ, ऑल फैमिलीज आर बाइसेक्सुअल। सो आपका एक चीज तो यहीं पे क्लियर हो, आपको कोई भी यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फैमिली नहीं पढ़नी, आपको सारी यहाँ पर बाइसेक्सुअल फैमिली ही मिलेंगी, दैट इज फर्स्ट थिंग जो आपकी यहाँ पे क्लियर। अब आ जाते हैं, नाउ कम टू नेक्स्ट, बाइसेक्सुअल के बाद ये तो आपको पता ही है, दैट इज यूनिसेक्सुअल में मेल और फीमेल होते हैं। यूनिसेक्सुअल है, मेल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल, सॉरी ये भी यूनिसेक्सुअल है और फीमेल फ्लावर। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अगला आपका आता है दैट इज बच्चों के, दैट इज फॉर कैलिक्स, दिस इज फॉर कैलिक्स। ठीक है, एंड देन इसके बाद आपका यहाँ पे के एंड, तो दैट इज पॉलीसेप्लस, और के एंड इन अ ब्रैकेट, दैट इज आपका क्या होगा, गैमोसेप्लस। ओके बेटा, नाउ कैलिक्स तो आप सभी को समझ में आता है बच्चों, प्लीज टेल मी, रेज योर हैंड, यू ऑल नो वेरी वेल कैलिक्स। यू ऑल नो, ओके अविनाश, ओके बेटा अविनाश, सिर्फ अविनाश को पता है, बाकी बच्चों को कैलिक्स नहीं मालूम है। ओके बेटा, किसी को कैलिक्स मालूम ही नहीं है, ओ माय गॉड, आशीष को पता है बस, अच्छा प्रियंका को भी पता हो गया, सिर्फ 3 बच्चों को पता है, बाकी किसी बच्चे को कैलिक्स नहीं मालूम। वेरी गुड बेटा। ओके, हर्षिता को भी पता है, कैलिक्स दैट इज योर सेपल। क्या होता है आपका कैलिक्स, सेपल ही तो होता है,
अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक फ्लावर दिखाऊं बना के लाइक दिस, तो क्या आप क्या देखोगे यहाँ? इस तरह का पार्ट देखो, ठीक है। बर्ड स्टेज में क्या होते थे, आपके जो सेपल होते थे वो आपके फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखते थे लाइक दिस। जैसे रोज देख लो, ये सब ये बर्ड स्टेज का दी मैंने लाइक दिस, ये रो आपकी हो गई, दैट इज, ठीक है, ये बर्ड स्टेज हो गई। तो इसमें ये जो नीचे वाला पार्ट मैंने दिखाया है बच्चों, ये क्या है? दैट इज सेपल है। यही तो सेपल है इसका, जो इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, इस पूरी पूरी बर्ड को। दिस इज सेपल एंड दैट इज बर्ड जो है यहाँ पे। तो इस सेपल का काम क्या होता है? हमेशा बर्ड को प्रोटेक्ट करना होता है। तो अब यहाँ पे क्या है? दैट इज कैलिक्स। देखा, सेपल को हम क्या बोलते हैं? एज यू ऑल नो, दैट इज कैलिक्स। अब बेटा अगर यहाँ पे कैलिक्स, ये जो एन है बेटा, एन का मतलब है दैट इज नंबर, दैट इज नंबर ऑफ सेपल। कितने सेपल में है? कितने? एक है, दो है, तीन है, कितने हैं सेपल? अगर वो सारे सेपल्स फ्री हैं दैट मीन्स पॉली, और अगर वो सारे के सारे सेपल्स फ्यूज हैं दैट इज गैमो, और अगर जुड़े हुए हैं, फ्यूज हैं, तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। एन को देखो मैंने यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। अगर ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है कैलिक्स के रिगार्डिंग, तो समझ लो कि दैट इज 5। जैसे सपोज करो, यहाँ देखो दो कंडीशन दिखा रहा हूँ, K5 एंड K ब्रैकेट 5 ब्रैकेट। अब ये K5 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर फ्लोरा फॉर्मुला में जब आप देखोगे कि यहाँ भाई 5 सैपल हैं और कितने? 5 है। 5 सैपल यहाँ पर, 5 सैपल। एंड अगर यहाँ आप देखोगे तो दैट इज, यहाँ भी सैपल है लेकिन वो भी कितने हैं? 5 है, दैट इज ऑल्सो। अब डिफरेंस क्या है कि यहाँ जो सैपल थे ये फ्री हैं, दैट इज पॉलीसैप्लस, क्योंकि हमने ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा 5 को, लेकिन यहाँ 5 हमारे ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे सैपल कैसे हैं? जुड़े हुए हैं, गैमोसैप्लस, दैट इज। जहां भी पॉली पढ़ोगे समझ लो वो फ्री है, दैट मीन्स फ्री, और जहां भी गैमो पढ़ोगे दैट मीन्स फ्यूज, जुड़े हुए हैं। इज इट क्लियर नाउ? नाउ इज इट यस क्लियर सर। बच्चों? ओके अविनाश बेटा, आशीष, प्रियंका, वर्षा, बच्चों सभी को ये बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है बेटा, दैट इज, इस बात को ध्यान रखो। अब आ जाते हैं, नाउ कम टू नेक्स्ट। your ninth, that is sepulchral petals, C. Petal C, that is for corolla. यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है, C and C, नंबर and that is for number, ठीक है। फ्री है तो that is polypetalous, and अगर जुड़े हुए हैं तो that is gamopetalous। पॉलीपेटलस एंड गैमोपेटलस, दैट इज सेम वही कंडीशन है जो हमने अभी ऊपर देखी, ठीक है, दैट इज कोरोला। अब आ जाओ, नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज P, दैट इज फॉर पेरियंथ। दैट इज फॉर पेरियंथ। बेटा पेरियंथ क्या होता है? कोई बताएगा? सर कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स एंड कोरोला होते हैं, ओके बेटा। यानी जब आपके कैलिक्स और कोरोला आपस में इस तरह से फ्यूज हो जाते हैं कि यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन देम, आप ना कैलिक्स को पहचान सकते हैं ना कोरोला को पता कर सकते हैं। सो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टैपल। आपके सेपल और पैटल दोनों को मिला के हमने क्या बनाया? दैट इज आपका बनाया है टैपल, एंड टैपल दैट इज कॉल्ड पेरियंथ, okay, and sepal that is called, as you know, calyx, and this is corolla, that is okay बेटा। जब आप इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते किसी उसमें, तो आपका क्या हो जाता है? वो पेरियंथ बन जाता है, दैट इज टैपल। और ये पेरियंथ आपका केवल यहाँ केवल एक ही फैमिली है आपके सिलेबस में जिसमें प्रेजेंट होता है, दैट इज लिलिएसी, दैट इज फाउंड इन लिलिएसी। तो 2 पॉइंट्स आपको यहाँ क्लियर हो गए कि एक तो हमारी सारी फैमिलीज बाइसेक्सुअल्स हैं जो आपको पढ़नी है, एंड दूसरा पेरियंथ सिर्फ आपको
लिलियसी फैमिली के अंदर मिलेगा, बाकी किसी फैमिली में इसके बारे में डिस्कशन नहीं है और कहीं नहीं प्रेजेंट है। अब आ जाओ, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एंड्रोशियम। ए दैट इज फॉर एंड्रोशियम, मेल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें, ठीक है। ए दैट इज फॉर एंड्रोशियम। अब यहाँ पे अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है तो यानी कि यहाँ पर क्या है बेटा आपके, दैट इज बहुत सारे आपके क्या प्रेजेंट है, स्टेमस प्रेजेंट है, इनफिनाइट स्टेम। अगर नंबर में आप काउंट कर सकते हो तो वो लिखे होंगे कितने नंबर में प्रेजेंट है आपके स्टेमस, लेकिन बहुत सारे हैं तो फिर उनकी नंबरिंग नहीं करते हम, फिर हम उसको इनफिनाइट कर देते हैं सीधा। इसके बाद नेक्स्ट इसी में सी और ए। बेटा सी किसके लिए था बेटा, मैंने अभी आपको सी दिखाया था, सी हमने किसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं, कोरोला। कोरोला को। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा अविनाश, कोरोला और एंड्रोशियम आपस में अटैच्ड है। जब आपका कोरोला और एंड्रोशियम आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं बच्चों, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एपीपेटलस, दैट इज कॉल्ड एपीपेटलस कंडीशन। इसको हम एपीपेटलस कहते हैं, दिस इज योर एपीपेटलस। ओके बच्चे, दैट इज एपीपेटलस। एंड अगर आपका सपोज करो भाई कैलिक्स कोरोला नहीं है, पेटल उसकी जगह आपका टैपल प्रेजेंट है बेटा, दैट इज सेम यही कंडीशन आ जाएगी, नाम चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एपीफिलस। इसको हम एपीफिलस भी कह सकते हैं या इसको हम लोग एपीटेपलस भी बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें। इज इट क्लियर बच्चों? बेटा ये वाली पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना? ओके अविनाश, बाकी बच्चों ये वाले पॉइंट समझ में आ रहे हैं? यस सर। ठीक बेटा, अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज गायनोशियम। ओके, गायनोशियम में सेम कंडीशन जैसे कि यहाँ पर है, ब्रैकेट में एंड दैट इज फॉर नंबर, ब्रैकेट के अंदर आ गए तो दैट इज जुड़े हुए हैं। ये होती है सिनकार्पस, ओवरी, यानी ओवरी जुड़ी हुई है। सिन का मतलब होता है बेटा दैट मीन्स फ्यूज, ठीक है। जैसे आपने पीछे अभी देखा था वैसे ही सेम यहाँ पर है, बस नाम चेंज कर दिया गया है। पीछे अभी आपने देखा था दैट इज गैमोपेटलस, तो गैमो का मतलब था फ्यूज, यहाँ सिनकार्पस है, दैट इज ये फ्यूज है। अगर ये फ्यूज नहीं है तो उनको हम लोग ऐसे प्रेजेंट करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड योर एपोकार्पस। दिस इज एपोकार्पस। एंड देन इसके बाद आपका अगला क्या आया, जी एन, नीचे। अगर डैश नीचे लगा है तो इसका मतलब है सुपीरियर ओवरी, यानी ओवरी सबसे ऊपर है एंड बाकी सारे पार्ट्स नीचे प्रेजेंट है, दैट इज योर सुपीरियर ओवरी। इसको आप सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। जैसे कि सपोज करो ये आपका मैंने ओवरी वाला पार्ट दिखा दिया, लाइक दिस, लाइक दिस, ये आपकी ओवरी है पूरा पूरा, ठीक है, फीमेल पार्ट। ये नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होंगे, इसमें स्टैमर प्रेजेंट होंगे, लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। सेम हेयर, लाइक दिस, लाइक दिस। तो अब आप साफ देख के बता सकते हैं कि नहीं बता सकते कि भाई हमारी ओबी जो है वो सबसे ऊपर है, बाकी सारे पार्ट्स जो है वो नीचे हैं, तो दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सुपीरियर ओवरी। इज इट क्लियर बच्चों? दिस वन इज सुपीरियर ओवरी।